Radio 2000 98.5 FM Community Program. सामाजिक हिंदी कार्यक्रम दर्पण आकाशवाणी 2098.5 FM। Welcome to the Hindi Show, featuring news, interviews, music and community announcements. स्वागत है दर्पण हिंदी कार्यक्रम में। आप सुनेंगे समाचार, विचार, संगीत और सामाजिक सूचनाएं। Radio 2000 98.5 FM Multicultural Radio. आज रविवार युगाब्द 5123 कलयुग विक्रम संवत 2078 पौष महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी 9 जनवरी 2022 है। दर्पण के सभी श्रोताओं को राज बत्रा, गार्गी शर्मा, यतींदर गुप्ता और संजीव शर्मा का सप्रेम नमस्कार। अब सुनिए इस सप्ताह के समाचार। मुख्य समाचार इस प्रकार हैं। पीएम की सुरक्षा में चूक, पंजाब के मुख्य सचिव ने केंद्र को सौंपी रिपोर्ट। भारत में अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए 7 दिन का होम क्वारंटीन जरूरी, 8वें दिन करानी होगी आरटी-पीसीआर जांच। सीएम योगी ने राहुल पर साधा निशाना, बोले हिंदू और हिंदुत्व का उनका ज्ञान बुद्धि का फेर है। बुली बाई मामला, दिल्ली पुलिस ने असम से इंजीनियरिंग के छात्र को किया गिरफ्तार। इस थूक में जान है कहते हुए हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब ने महिला के बालों में थूक दिया, महिला ने लगाया आरोप। पीएम मोदी से बोले कांग्रेस एमएलए अंसारी, हिंदुस्तान में डर लगता है तो पाकिस्तान चले जाएं। भारत में कोरोना वैक्सीनेशन 150 करोड़ के पार, पीएम मोदी बोले ये आश्चर्य से कम नहीं। स्टडी में दावा, कोरोना की दूसरी लहर में भारत में हुई 32 लाख लोगों की मौत। देश की आर्थिक वृद्धि दर 9.2% रहने का अनुमान, कोरोना पूर्व स्तर को करेगी पार। अब सुनिए समाचार विस्तार से। पंजाब के मुख्य सचिव अनिरुद्ध तिवारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे के दौरान उनकी सुरक्षा को लेकर हुई चूक की घटना के संबंध में केंद्र सरकार को एक रिपोर्ट सौंपी है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि घटना के सिलसिले में प्राथमिकी दर्ज की गई है और राज्य सरकार ने खामियों की जांच के लिए 2 सदस्यीय समिति का गठन किया है। गौरतलब है कि पंजाब में प्रदर्शनकारियों द्वारा नाकेबंदी करने के कारण प्रधानमंत्री का काफिला फिरोजपुर में फ्लाईओवर पर करीब 15 से 20 मिनट तक फंसा रहा था। इसके बाद वह एक रैली सहित किसी भी कार्यक्रम में शामिल हुए बिना पंजाब से दिल्ली लौट गए थे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी राज्य सरकार को तत्काल रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश देते हुए कहा था कि उसने आवश्यक तैनाती सुनिश्चित नहीं की थी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि प्रधानमंत्री के दौरे पर सुरक्षा प्रक्रिया में इस तरह की लापरवाही पूरी तरह से अस्वीकार है और जवाबदेही तय की जाएगी। इस घटना से एक बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। भाजपा ने आरोप लगाया है कि पंजाब में सत्तारूढ़ कांग्रेस ने प्रधानमंत्री को शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, जबकि अन्य दलों ने भी कानून व्यवस्था के मुद्दे पर राज्य सरकार पर हमला किया। केंद्र ने भी मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन किया है। भारत ने सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के आगमन पर 7 दिनों के लिए घर पर पृथकवास में रहना और 8वें दिन आरटी-पीसीआर जांच कराना अनिवार्य कर दिया है। इस सिलसिले में संशोधित दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। दिशा निर्देश 11 जनवरी से प्रभावी होंगे और अगले सरकारी आदेश तक प्रभावी रहेंगे। कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन स्वरूप का पता चलने के बाद वैश्विक स्तर पर कोविड के मामले बढ़ने के मद्देनजर नया आदेश जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि जिन्हें मंदिर में पूजा करने नहीं आता वे हिंदू और हिंदुत्व का ज्ञान दे रहे हैं। अमेठी में 293 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले राजकीय मेडिकल कॉलेज के शिलान्यास के बाद
जगदीशपुर के मुबारकपुर में जनसभा में पुरानी घटना याद करते हुए योगी ने कहा, 2017 के दिसंबर में गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान यहां के पूर्व सांसद राहुल गांधी जी एक मंदिर में गए, लेकिन जैसे ही वह घुटने टेक कर बैठे, वहां के पुजारी ने टोक दिया कि पालथी लगाकर बैठो, ये मंदिर है, मस्जिद नहीं। गौरतलब है कि स्मृति ईरानी के हाथों लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद हाल ही में अमेठी में पदयात्रा के दौरान महात्मा गांधी और नाथूराम गोडसे का उदाहरण देते हुए राहुल गांधी ने हिंदू और हिंदुत्व की परिभाषा समझाई थी। इस उदाहरण में स्वयं को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रखते हुए राहुल ने कहा था, महात्मा गांधी हिंदू थे इसलिए उनको महात्मा कहा गया, लेकिन नाथूराम गोडसे को कभी महात्मा नहीं कहा जा सकता क्योंकि वह झूठ बोलता था, हिंसा फैलाता था, नफरत फैलाता था और हिंदू महात्मा गांधी के सीने में 3 गोलियां दाग दी थीं। गांधी नेहरू परिवार के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाते हुए योगी ने कहा, विघटन और विभाजन जिनके जीन का हिस्सा है, जिनके पूर्वज कहते थे कि हम एक्सीडेंटली हिंदू हैं, वे आज स्वयं को हिंदू भी नहीं बता सकते। उनकी मजबूरी है कि वे अपने आप के उत्साह, उमंग और आस्था के सामने नतमस्तक हैं, अन्यथा उन्होंने बहुत पहले कह दिया था कि हम एक्सीडेंटली हिंदू हैं। दिल्ली पुलिस ने बुलीबाई मामले में असम के जोरहाट से इंजीनियरिंग के द्वितीय वर्ष के एक छात्र को गिरफ्तार किया है। बुलीबाई ऐप मामले में यह चौथी गिरफ्तारी है। इस ऐप पर नीलामी के लिए सैकड़ों मुस्लिम महिलाओं का नाम डाला गया था। उन्होंने बताया कि आरोपी की पहचान नीरज बिश्नोई के रूप में हुई है। बिश्नोई ने ही गिटहब प्लेटफॉर्म पर बुलीबाई ऐप का निर्माण किया था और वह ट्विटर पर बुलीबाई का मुख्य अकाउंट होल्डर भी है। जामताड़ा से कांग्रेस विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे पर जान का खतरा के बयान पर सवाल उठाया है। डॉक्टर अंसारी ने कहा कि प्रधानमंत्री को हिंदुस्तान में अगर खतरा है तो वे पाकिस्तान चले जाएं। अंसारी ने कहा कि अगर पीएम मोदी को हिंदुस्तान में डर लग रहा है तो उन्हें पाकिस्तान चले जाना चाहिए। पाकिस्तान में वह सुरक्षित रह पाएंगे। मैं पाकिस्तान जाने के लिए उनको टिकट भी दे दूंगा। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि देश के इतिहास में मोदी जी पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनकी रैली में भीड़ नदारत रही है। लोगों ने उनके भाषण को सुनना पसंद नहीं किया। पंजाब में फेंकने जा रहे थे, लोगों ने ही उन्हें फेंककर वापस भेजा। उन्होंने ट्वीट में कहा कि पंजाब का लाल दलित का बेटा चरणजीत सिंह चन्नी दलित समाज के मजबूत नेता हैं, जिसे राहुल गांधी आगे लाए हैं और पंजाब जैसे बड़े राज्य का मुख्यमंत्री बनाया। दलित समाज के लिए बहुत बड़ा सम्मान है, यही भाजपा के लोग पचा नहीं पा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में भारत ने अपने नागरिकों को महामारी विरोधी टीके की 150 करोड़ खुराक देकर एक ऐतिहासिक मुकाम हासिल किया है और दुनिया के ज्यादातर बड़े-बड़े देशों के लिए भी यह किसी आश्चर्य से कम नहीं है। कोलकाता स्थित चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान के दूसरे परिसर का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उद्घाटन करने के बाद अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि यह उपलब्धि भारत के 130 करोड़ लोगों के सामर्थ्य का प्रतीक है। इस अवसर पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया सहित कई केंद्रीय मंत्री व नेता उपस्थित थे। भारत में कोरोना वायरस से पिछले साल सितंबर तक करीब 32 लाख लोगों की मौत हुई होगी, जो आधिकारिक रूप से दर्ज आंकड़ों से 6 से 7 गुना अधिक है। कनाडा के टोरंटो विश्वविद्यालय के प्राध्यापक प्रभात झा के नेतृत्व में शोधकर्ताओं ने एक अंतर्राष्ट्रीय दल ने पाया कि कोविड-19 जून 2020 से जुलाई 2021 के बीच 29% मौतों के लिए जिम्मेदार था, जो 32 लाख मौतें हैं और इनमें से 27 लाख मौतें अप्रैल से जुलाई 2021 में हुई। देश की आर्थिक वृद्धि दर वित्त वर्ष 2021-22 में 9.2% रहने का अनुमान है। विभिन्न क्षेत्रों खासकर कृषि, खनन और विनिर्माण क्षेत्र के बेहतर प्रदर्शन से वृद्धि दर
कोरोना वायरस पूर्व स्तर को भी पार कर जाएगी। राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय के द्वारा जारी राष्ट्रीय आय के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में वृद्धि देखने को मिली है। एनएसओ ने एक बयान में कहा, स्थिर मूल्य पर वास्तविक जीडीपी 2021-22 में 147.54 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है, जबकि 31 मई 2021 को जारी अस्थायी अनुमान में यह 135.13 लाख करोड़ रुपए था। उत्तर प्रदेश के बागपत की रहने वाली ब्यूटी पार्लर संचालिका ने भारत के टॉप हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब पर सिर पर थूकने का आरोप लगाया है। मशहूर और सेलिब्रिटीज के फेवरेट हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह एक महिला के सिर पर थूकते नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, वायरल वीडियो में जावेद हबीब ये कहते सुने जा सकते हैं कि इस थूक में जान है। जावेद हबीब पर आरोप लगाने वाली महिला का नाम पूजा गुप्ता है। मैंने कल जावेद सर का सेमिनार अटेंड किया था। जावेद हबीब सर, जिसमें उन्हें ऑन द स्टेज मुझे हेयर कट के लिए इनवाइट किया था और उन्होंने मिसबिहेव किया। उन्होंने यह दिखाया कि अगर आपके पास पानी ना हो तो आप थूक से भी हेयर कट करा सकते हो। तो मैंने हेयर कट नहीं करवाया। मैं किसी गली नुक्कड़ के नाई से हेयर कट करा लूंगी, लेकिन जावेद हबीब से नहीं कटाऊंगी। अब सुनिए वाणिज्य समाचार। इस सप्ताह दिल्ली सराफा बाजार बंद होने तक स्टैंडर्ड सोने का भाव 47,425 रुपए प्रति 10 ग्राम था। यूएस डॉलर की विनिमय दर थी 74 रुपए 27 पैसे और ऑस्ट्रेलियन डॉलर की 53 रुपए 31 पैसे। इसी के साथ इस सप्ताह के समाचार समाप्त होते हैं। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं दर्पण हिंदी कार्यक्रम। आज स्टूडियो में आपके साथ हैं यतीन्द्र गुप्ता, राज बत्रा, गार्गी शर्मा और संजीव शर्मा। और अब समय होता है प्रभु वंदना का, बट आइए उससे पहले सुनते हैं गार्गी जी से आज का विचार। जिंदगी का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता है, स्वयं को ही बनाना पड़ता है। जिसने जैसा मार्ग बनाया उसे वैसी ही मंजिल मिलती है। पवित्रता, धैर्य तथा प्रयत्न के द्वारा सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। सभी महान कार्य धीरे धीरे ही होते हैं। स्वामी विवेकानंद। तुलसीदास जी ने मानस में राम केवट संवाद का बड़ा ही मार्मिक तथा हृदय स्पर्शीय चित्रण किया है। भक्त की चतुरता और श्री राम का सब कुछ समझते हुए भी प्रेम समर्पण भक्ति की पराकाष्ठा है। नदी पार करने के लिए राम केवट से याचना कर रहे हैं। केवट राम से कहता है कि प्रभु, मैंने सुना है कि आपके चरण स्पर्श से पत्थर की शिला नारी बन गई थी। यदि मेरी नाव नारी बन गई तो मैं अपने परिवार का पालन कैसे करूंगा? सुनिए यह प्यारा सा। गुप्ता जी, सब श्रोताओं का स्वागत है इस कार्यक्रम में और आपका भी धन्यवाद कि आज आप हमारे कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। जी संजीव जी, श्रोताओं बहुत बहुत नमस्कार। एक साल की अच्छी शुरुआत हो रही है। जी हाँ, पिछले सप्ताह भी आपसे मुलाकात हुई, इस सप्ताह भी आपसे मुलाकात हो रही है। जी, तो गुप्ता जी, ये भजन जो है बहुत ही खूबसूरत भजन था और ये रामचंद्र जी, भगवान रामचंद्र जी और केवट का संवाद था। तो जब रामचंद्र जी गंगा पार करने के लिए आए तो केवट ने बहुत चतुराई से, उनको समझ में आ गया था कि ये तो खुद प्रभु हैं और उसने शायद सोचा कि ये मौका तो अब उसको जिंदगी में दोबारा कभी नहीं मिलेगा। तो उसने उनको एक तरीके से ट्रिक करके बोला कि जब तक मैं आपके पैर धो नहीं लूंगा तब तक आपको नाव में नहीं बैठने दूंगा, क्योंकि आपकी चरण रज से जो पत्थर जो है उन्होंने जब टच किया था तो अहिल्या जी हाँ, तो उन्होंने भगवान राम के पांव पखारे और उसने उसको चरणामृत की तरह उसका पान किया और उनको नाव पार कराई। और अंत में वो यही कहता है, जब रामचंद्र सीता जी ने अपनी अंगूठी उसको
उतराई के दी तो बोले कि देखो, एक प्रोफेशन के जो लोग हैं वो एक दूसरे से पैसा नहीं लेते हैं। जैसे नाई से नाई कभी हिंदुस्तान में पैसा नहीं लेता है, दर्जी से दर्जी नहीं लेता है, तो हम आप दोनों केवट हैं। आप भवसागर पार कराते हैं, मैं गंगा पार कराता हूं, तो मैं आपसे कैसे पैसा ले सकता हूं। तो ये रामायण का था और मैं श्रोताओं से आग्रह करूंगा कि इसको जरूर YouTube पे देखें। बहुत ही खूबसूरत पिक्चराइजेशन है और बहुत ही दिल को छूने वाला है। तो मैंने सोचा कि आज ये आपने कहा रविंद्र जैन ने खुद, जी हाँ, ये रविंद्र जैन जी का म्यूजिक था रामायण में, और आदित्य, मतलब मुझे लगता है शायद सारे भजन उन्हीं के लिखे हुए भी थे। तो चलिए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। गुप्ता जी, कुछ सुंदर सुंदर, कुछ पुराने, कुछ नए गीत लेके आया हूँ। जी हाँ, लेके आते हैं, कभी उनके साथ में जो यादें आती हैं वो फिर पूरा हफ्ता। जी हाँ, यही कोशिश होती है कि थोड़ा डिफरेंट कुछ लोगों को एक जर्नी पे ले चलें। जी बिल्कुल। तो चलिए एक खूबसूरत सा आम्रपाली फिल्म का गाना सुनते हैं। अरे क्या बात है। जाओ रे जोगी तुम, जाओ रे, जाओ रे जोगी तुम, जाओ रे, ये है प्रेमियों की नगरी, यहाँ प्रेम ही है भूला। जाओ रे जोगी तुम, जाओ रे।
ख्याल आ गया, हुई शाम का ख्याल आ गया, वही जिंदगी का सवाल आ गया, वही जिंदगी का सवाल आ गया, हुई शाम उनका ख्याल आ गया, हुई शाम उनका ख्याल आ गया। अभी तक तो होठों पे था तबस्सुम का एक सिलसिला, बहुत शादमां थे हम उनको भुला कर, अचानक ये क्या हो गया कि चेहरे पे रंगे मलाल आ गया, कि चेहरे पे रंगे मलाल आ गया, हुई शाम उनका ख्याल आ गया, हुई शाम उनका ख्याल आ गया। हमें तो यही था गुरूर, गम यार है हमसे दूर, वही गम जिसे हमने किस किस जतन से निकाला था इस दिल से दूर, वो चल कर कयामत की चाल आ गया, वो चल कर कयामत की चाल आ गया, हुई शाम उनका ख्याल आ गया, वही जिंदगी का सवाल आ गया, हुई शाम उनका ख्याल आ गया, हुई शाम उनका ख्याल आ गया। गुप्ता जी कैसे लगे गीत? ये जो आपने जो हमारे जो दारू पीने वाले लोग नहीं ऐसा शाम शुरू होती है, जिनका दिल टूटा हुआ है, सर भी टूटा होगा शायद, उनके लिए आपने नहीं ऐसा नहीं है गुप्ता जी, जो है ये आप होश में भी इस गाने को सुन के आप मजा ले सकते हैं। होश में भी चलिए तो एक हमारे स्पॉन्सर का संदेश। हेलो ऑस्ट्रेलिया, अपनी सभी मेडिकल, डेंटल और लैब सप्लाईज के लिए संपर्क कीजिए विशमेड प्रोप्राइटरी लिमिटेड से। विशमेड 11 साल पुरानी एक रिलायबल कंपनी है। विशमेड हैज अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल प्राइस। यू विश, विशमेड डिलीवर्स। That's their motto.
अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 0296728656 पर या ऑनलाइन जाएं www.wishmed.com.au। विशमेड इज प्राउड स्पॉन्सर ऑफ दर्पण रेडियो। श्रोताओं, ये था हमारे स्पॉन्सर विशमेड का संदेश। चलिए आपको एक और खूबसूरत सा गीत सुनाता हूं। दूर रह कर न करो बात, करीब आ जाओ। दूर रह कर न करो बात, करीब आ जाओ। याद रह जाएगी ये रात, करीब आ जाओ। मुद्दत से तमन्ना थी तुम्हें छूने की, एक मुद्दत से तमन्ना थी तुम्हें छूने की। आज बस में नहीं जज्बात, करीब आ जाओ। आज बस में नहीं जज्बात, करीब आ जाओ। दूर रह कर न करो बात, करीब आ जाओ। सर्द झोंकों से भड़कते हैं बदन में शोले, सर्द झोंकों से भड़कते हैं बदन में शोले। जान ले लेगी ये बरसात, करीब आ जाओ। जान ले लेगी ये बरसात, करीब आ जाओ। दूर रह कर न करो बात, करीब आ जाओ। हमसे झिझकने की जरूरत क्या है, इस कदर हमसे झिझकने की जरूरत क्या है। जिंदगी भर का है अब साथ, करीब आ जाओ। जिंदगी भर का है अब साथ, करीब आ जाओ। याद रह जाएगी ये रात, करीब आ जाओ। दूर रह कर न करो बात, करीब आ जाओ।
संजीव जी, दूर रह कर न करो बात, ये आपने वो यादें छेड़ दी हैं आज। मोहम्मद रफी एट हिज बेस्ट हैं गुप्ता जी। आज आप क्या करने वाले हैं कम से कम मेरे साथ, मुझे मालूम नहीं। सही में आज जो है गुप्ता जी, चलिए सुनते हैं हमारे एक स्पॉन्सर का संदेश। Work, home, kids. Oh, life is so busy. Where is the time to cook? With Curry Master's complete curry mix, it's ready to cook with 3 simple steps and the curry is ready. It's so easy. They have huge variety to choose from. Their vegan butter chicken and Thai tofu curry is a big hit. Available at all Indian grocery stores. Thank God it's available at all Indian grocery stores. श्रोताओं, ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश। तो गुप्ता जी, हमारे मेहमान का आप हमारे मेहमान आ गए हैं जी श्रोताओ। तो जैसे कि हमने ग्रुप में लिखा भी है कि उनका नाम है सुमित गुप्ता जी। आपका प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। सुमित जी, हमें थोड़ा अपने बारे में बताइए कि आप कब आए, क्या करते हैं। यतेंद्र जी, मैं ऑस्ट्रेलिया में 2018 से हूँ एंड मैं यहाँ पे आई एम कमिंग फ्रॉम एन IT बैकग्राउंड जी, ओरिजिनली बिलोंग फ्रॉम दिल्ली जी। आई बीन लिविंग इन लाइक आई हैव वन स्मॉल 4 year। आप हिंदी में बोल सकते हो, कोई बात नहीं। मेरा एक 4 साल का छोटा बेटा है जी जी। और सो फार मतलब जब से ऑस्ट्रेलिया में आया हूँ थिंग्स आर रियली गुड, नो कंप्लेन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आपकी कृपा है, आप जैसे लोगों से मिलना जुलना हो जाता है जी। संजीव जी की कृपा ज्यादा रहेगी आपके ऊपर, आप उनके पास में रहते हैं। तो सुमित जी, जैसे कि आप सात्विक मूवमेंट आपने शुरू करा, उससे जुड़े हैं आप। पहले तो हमारे श्रोताओं को ये बताइए कि सात्विक चीज क्या होती है। मुझे पहली बार जब मैंने सुना तो फिर मैंने अपने आप से भी पूछा कि क्या मैं सात्विक हूँ, क्या है सात्विक। देखिए, पहले तो मैं अपने ग्रुप के जो टीम मेंबर्स हैं उनका बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे आज इस इंटरव्यू के लिए चूज किया। और रही बात सात्विक की, सात्विक देखा जाए तो सात्विक एक संस्कृत शब्द है और इट हैज सच अ डीप मीनिंग कि उसको एक इंग्लिश वर्ड में डिफाइन नहीं किया जा सकता जी। इन शॉर्ट, अगर हम सात्विक की बहुत सिंपल डेफिनेशन लें तो उसका मतलब होता है प्योर एंड कंप्लीट। और अगर हम प्योर एंड कंप्लीट ओके। और अगर हम सात्विकता को खाने से जोड़ते हैं तो सात्विक खाने का मतलब ये होता है कि वेजिटेरियन फूड जिसके अंदर देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी एनिमल किलिंग जी, प्लस दैट इज प्योर एंड अनबायस्ड। इसका खाने से क्या लेना होगा? मैं अब तक बातों में सोचता था कि आप अनबायस्ड होना चाहिए, खाने में अनबायस्ड कैसे होगा? देखिए, भगवान क्रिएटर, आप जो किसी भी नाम से बुलाएं जी, उसने सूरज को अनबायस्ड बनाया है। अगर मैं धूप में खड़ा हूंगा तो मुझे भी उतनी धूप आएगी जितनी आपको आएगी, मैं बारिश में खड़ा हूंगा मुझे भी उतनी बारिश आएगी जितनी आपको आएगी। तो ये भगवान ने कुदरत अनबायस्ड बनाई है, राइट? इट इज सेम फॉर एवरीबॉडी जी। लेकिन आजकल क्या देख रहे हैं हम कि काफी जगह पे कुछ पर्टिकुलर रिलीजियस इम्पोजिशंस होने लगे खाने पर भी जी। और वो हम उस चीज के लिए फिर हमने बोला कि ये चीज सात्विकता के ये अगेंस्ट है एंड दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू स्प्रेड जस्ट अवेयरनेस, स्पेशली इंडियन कम्युनिटी में इस चीज को लेकर हम अवेयरनेस फैलाना चाह रहे हैं। यानी खाने का मैं समझता हूँ सुमित जी कि मैं कुछ यंग जो ऑस्ट्रेलियन लड़के लड़कियां हैं उनके साथ मिला, एक यहाँ पे एनिमल वेलफेयर पार्टी है, समथिंग ऐसे नाम है उसका। तो मैं एक बूथ कैप्टन था, तो वहाँ पे वो लड़की भी थी। तो मैं लिबरल पार्टी को बिलोंग करता हूँ, ओपनली मैं कहता हूँ इस बात को। तो वो लड़की वहीं पे खड़ी थी और वो एनिमल वेलफेयर पार्टी की थी। तो उसके साथ में कई बातें करने का मुझे अवसर मिला और वो ऐसी थी कि जो मैं चकरा गया कि जो यहाँ के लड़के लड़कियां यंग, वो कैसे खाने को ले रहे हैं, कैसे एनिमल को ले रहे हैं, कैसे उनका। तो वो वीगन, जैसे आपने सुना होगा, वीगन लोग काफी हो गए यहाँ पे, वो एनिमल कोई भी एनिमल प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो जो सात्विकता की बात है वो केवल भारतीयों की नहीं है। अगर मैं आपकी बात को थोड़ा सा करूं कि ये किसी भी
ह्यूमन रेस कोई भी है उसके लिए जरूरी है जानना कि वो क्या खा रहे हैं। आपके शरीर में जो जाता है वो आप बन जाते हो। जैसे सदगुरु कहते हैं कि अगर आपने ब्रेड खाई तो वो ब्रेड आपका हिस्सा बन जाती है। बिल्कुल बिल्कुल इस लायक है। तो आप जो खाते हो वही बन जाते हो, इस लायक है। आपने बिल्कुल सही कहा है। इसमें इनफैक्ट यही हमारा मोटो है। देखिए, सात्विक को लेके हमने एक मुहिम शुरू करी है जिसका नाम है सात्विक प्रसाद। और जो आपने अभी जैसे कहा कि जो आप खाते हो आप बन जाते हो, तो हमारे इस सात्विक प्रसाद का जो प्रिंसिपल है, देयर आर 2 प्रिंसिपल्स बिहाइंड इट। वन इज कि आप जो खाते हो वो बन जाते हो, यू आर व्हाट यू ईट, ठीक है। एंड सेकेंडली दूसरी चीज ये कहूंगा कि द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ सात्विक प्रसाद इज टू मेंटेन द सैंक्टिटी, प्योरिटी, भव्यता हमारे मंदिरों की और हमारे घर की। तो आज की डेट में जैसे आपने वीगन का नाम लिया कि वीगन वो है कोई भी एनिमल प्रोडक्ट नहीं खाते किसी भी फॉर्म में, बट आप इसको थोड़ा सा मैं हटके लूंगा इसको इस चीज से, क्योंकि देयर आर मेनी वीगन प्रोडक्ट्स एज वेल जिसको हम सात्विक नहीं मानते। और उसका एग्जांपल देता हूं मैं आपको। जैसे आप मंदिर में जाते हैं, मंदिर में हमारे हिंदुइज्म में, सनातन धर्म में 1 से ज्यादा देवी देवता होते हैं, राइट। हाँ, हम मंदिर में जाते हैं, हम भगवान को भोग लगाते हैं जी। सबसे पहले हमारे यहाँ गणेश जी की पूजा होती है। अगर मैं शिव जी की पूजा करना चाहता हूँ, शिव जी की उसके बाद करूंगा, फिर हनुमान जी हैं, जिन देवी देवता को भी मैं मानता हूँ। तो अगर मैंने आरती करी है गणेश जी की और गणेश जी को मैंने भोग लगाया, क्या मैं उस सेम प्रसाद शिव जी को चढ़ा सकता हूँ भोग के लिए? नहीं जी नहीं चढ़ा सकता। तो क्यों? क्योंकि जब तक मैंने वो भोग गणेश जी को नहीं लगाया वो सात्विक था, वो नैवेद्यम था, वो ठीक है। और जैसे ही मैंने उसको भोग लगा दिया, वो भक्तजनों के लिए तो प्रसाद है, पर मेरे दूसरे भगवान के लिए वो प्रसाद नहीं है, वो सात्विक नहीं है। तो जब मैं अगर शिव जी के पास जाऊंगा तो मैं एक अलग से प्रसाद लाऊंगा और उनको अलग से चढ़ाऊंगा, और वो सात्विक तब तक रहेगा जब तक वो प्रसाद नहीं चढ़ा है। जैसे ही सात्विक वो खाना चढ़ गया एज ए प्रसाद, वो सात्विक प्रसाद बन जाएगा, जो भक्तजनों के लिए तो उपयोगी है लेकिन किसी दूसरे देवी देवता के लिए नहीं। आज हम इसी चीज को लोगों के बीच में अवेयरनेस के लिए लेके आ रहे हैं कि आज की डेट में जो फूड इंडस्ट्री है, दैट हैज बीन, वो उसमें काफी चीजें ऐसी हो रही हैं जिसके बारे में 99% लोगों को नहीं पता। तो आपका जो मूवमेंट है वो खाने पे कम, रिलीजियस पे ज्यादा है? मैं कहूंगा दोनों जुड़े हुए हैं, पर रिलीजियस पे नहीं कहेंगे हम, इसे रिलीजियस इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि जैसे ही कोई अगर आपने कहा अगर खाना प्योर भी है, वीगन भी है, अगर हमने चढ़ा दिया एक भगवान को तो उसके बाद में वो अब सात्विक नहीं रहा। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। तो एक मैं सॉरी जो है ना, मुझे कई चीजें अभी खुद मैं आपसे सीख रहा हूँ, समझ रहा हूँ। हाँ जी। तो अभी इसका सीधा का सीधा लिंक हो गया कि ये खाना से उतना लिंक नहीं जितना कि रिलीजियस है, मेरा मानना है। क्योंकि अब इसमें खाने की तो बात ही खत्म हो गई, क्योंकि अगर आपने चढ़ा दिया उसके बाद में सात्विक नहीं था तो इट्स टोटली, मेरे ख्याल से आपने बराबर बोला, मैं तो इसको ऐसे बोलूंगा ये पूरा फिर रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू। कोई इसमें बात नहीं। देखिए सात्विक क्या है ना कि मेरा मानना है कि जैसे नेपाल है, नेपाल में आई थिंक प्रैक्टिकली एक ही ऐसा देश है दुनिया में जो हिंदू है, लेकिन वहां पे वो मीट का उनका मेजर रहता है। वो हर एक देवी का, एक बार मैं काठमांडू में था देवी पूजा के दौरान, और वहां पे वो मंदिर में ही वो काटते हैं, बलि देते हैं, वो सब करते हैं। तो इसका मतलब वो रिलीजियस नहीं है? नहीं, देखिए आप, आई थिंक आप इसको बहुत ज्यादा मिक्स कर रहे हैं। अच्छा, पहले तो मैं अगर मिक्स कर रहा हूं मैं आपको नहीं, आपका क्वेश्चन सही है, बहुत लोग ये क्वेश्चन पूछते भी हैं। देखिए, अगर फूड इटसेल्फ इज अ रिलीजन देखा जाए तो हर किसी भी पंथ, प्रांत या किसी भी धर्म या मजहब में आप जाएं तो खाने का महत्व हर जगह है, ठीक है। लेकिन जब आप वो खाना बाजार से या लेते हैं या खेतों से लेके आते हैं, वो खाना तब तक आपका किसी का भी हो सकता है, क्योंकि बिल्कुल सही बात, वो अनबायस्ड है। भगवान ने उसको वैसे ही बनाया है, जैसे ही मैं उसको घर लाता हूँ वो तब भी अनबायस्ड है।
बट जब मैं उसको भगवान के आगे चढ़ा देता हूँ तो मैं कह देता हूँ कि मैंने देखिए एक कॉन्सेप्ट है जो साइंस से बहुत रिसेंटली आया है, मैं आपको थोड़ा समझाना है, वो है दैट वाटर्स मॉलिक्यूल्स हैव मेमोरी. This has been recently discovered, but this has been told by Sanatan Dharma for centuries, for millennia, and this has never been and the modern science has just recently been discovered. तो अगर आप किसी खाने को spiritually bless कर देते हैं, then basically you are passing on that feelings, that spirituality to somebody else. चलो गुड. चलिए गुप्ता जी, हाँ थोड़ा सा एक ब्रेक लेते हैं. हाँ, और जो मुझे समझ में आ रहा है गुप्ता जी वो ये है कि सात्विक इज अ मोर इंक्लूसिव वर्ड. मतलब एक बहुत बड़ी क्या कहते हैं डेफिनेशन है, और हम लोग उसका एक जो आप एक इंटरप्रेट एक छोटे पार्ट का कोना पकड़ रहे हैं. जी. तो सात्विक जैसे सुमित जी भी बोल रहे हैं कि भगवान का भोग एक बार लग गया वो दोबारा नहीं लगता है भगवान को. वो भक्तों के लिए सात्विक है, ऐसा नहीं कि वो अब सात्विक नहीं रहा. बट एक भगवान का भोग एक तरीके से झूठा हो गया, अब दूसरे भगवान पे नहीं लगेगा. बिल्कुल सही. श्रोताओ, आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं? कुछ किसी और को भी अगर इसके बारे में कुछ जानकारी है तो हमारे साथ शेयर करिए. बिल्कुल. और चलिए तब तक एक खूबसूरत सा गीत सुन लेते हैं. मैं करी मास्टर्स द बटर चिकन पैकेट इंडियन दुकान से लेके आया. ना मैं लहसुन, ना प्याज, ना अदरक, ना कोई मिर्च मसाला पाया. मैंने जब बनाकर अपनी पत्नी को खिलाया, उसने मुझे पति से पति देव बनाया और करी मास्टर्स के बारे में सारे शहर को बताया. जय हो करी मास्टर्स. श्रोताओं, ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश. तो चलिए अब सुनते हैं एक खूबसूरत सा गीत. खुशी जिसने खोजी वो धन लेके लौटा. हंसी जिसने खोजी चमन लेके लौटा. मगर प्यार को खोजने जो चला न तन लेके लौटा न मन लेके लौटा. सुबहाना शाम नाई, सुबहाना शाम नाई. जिस दिन तेरी याद नाई, याद नाई. सुबहाना शाम नाई. कैसी लगन लगी है तुझसे, कैसी लगन ये लगी. हंसी खो गई, खुशी खो गई, आंसू तक सब रहन हो गए. अर्थी तक नीलाम हो गई, अर्थी तक नीलाम हो गई. दुनिया ने दुश्मनी निभाई, याद ना आई. सुबहाना शाम नाई. तुम मिल जाते तो हो जाती पूरी अपनी राम कहानी. खंडहर ताज महल बन जाता, गंगा जल आँखों का पानी. सांसों ने हथकड़ी लगाई, याद ना आई. सुबहाना शाम नाई.
जैसे भी हो तुम आ जाओ, जैसे भी हो तुम आ जाओ, आ जाओ, जैसे भी हो। श्रोताओं, अभी आपके किसी के क्वेश्चन नहीं आए हैं, लेकिन प्रदीप जी ने लिखा है कि जो सात्विक है, जो भगवान को जब दूसरे भगवान को नहीं चढ़ा सकते वो अलग बात है, लेकिन जो भक्त हैं उनके लिए वो सात्विक ही रहते हैं। धन्यवाद प्रदीप जी। सुमित जी, हम उसकी बात कर रहे थे कि रिलीजियस का इसका जो कॉन्टेस्ट है, लेकिन हम एक उस पर जाते हैं, काफी लोग रिलीजियस नहीं भी होते हैं। मेरे इसके बारे में बहुत मानना है कि स्पिरिचुअलिटी बड़ी पर्सनल होती है। हो सकता है कि जो लोग किसी भी भगवान में नहीं मानते, लेकिन फिर भी वो, मैं समझता हूँ, स्पिरिचुअल हैं, बहुत सात्विक हैं, वो सारे वो काम करते हैं। कुछ लोग हैं अपनी पत्नी की पूजा करते हैं, अब आप उसमें कह सकते हो कि क्यों करते हो, लेकिन कुछ लोग करते हैं। मैं संजीव जी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। तो मेन चीज क्या है कि खाने में ऐसी क्या चीजें हैं जो लोगों को खानी चाहिए बीइंग सात्विक। मैं कैसे इस चीज को क्लेम करूं कि मैं सात्विक खाना खा रहा हूं? देखिए कि खाना आपकी खाना खाना एक इंडिविजुअल पर्सन की चॉइस है। इट्स इज राइट वट एवर फूड ही वांट्स टू। बिल्कुल बिल्कुल सही बात आपने बोली। मेरा अगर मैं नॉन वेजिटेरियन हूं तो इट्स अप टू मी, मैं क्या खाना चाहता हूं। मैं किसी को इम्पोज नहीं कर सकता। वो मैं अगर वीगन हूं तो मैं किसी को ये नहीं कह सकता कि आप वीगन बनिए जी। तो अगर आप संजीव जी या कोई भी अगर अपनी धर्म पत्नी की पूजा कर रहा है, सबको करनी चाहिए, तो आप उनका पूरा आदर करते हैं इसलिए आप उनकी पूजा कर रहे हैं। आप कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहेंगे जो आपको लगता है कि उनका निरादर करे जी, ठीक है। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है सात्विक प्रसाद का, वो यही है कि हम अपने देवी देवता, अपने भगवान का निरादर नहीं कर सकते उनको झूठा परोस कर, चाहे वो झूठा, क्योंकि अगर आप देखा जाए तो प्रसाद भी एक स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट है। इट्स वर्चुअल बेसिकली। द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रसाद इज वर्चुअल। इट्स रिलेटेड टू योर सोल। आपके मन में है। भगवान मूर्ति ये नहीं कहती कि मैं खाना खा रही हूँ। आप जब भगवान के आगे लड्डू रखते हैं तो लड्डू में से भगवान आगे उसे खा नहीं लेते, लेकिन आपको एक मन में श्रद्धा आती है कि मैंने भगवान को चढ़ा दिया जी। वो श्रद्धा एक सबसे बड़ी चीज है। चाहे आप उसको, अगर आप एथिस्ट भी हैं तो आपका भी एक वो भी, मैं एथिज्म को भी एक रिलीजन मानता हूँ, क्योंकि वो भी एक आइडियोलॉजी को लेकर आगे चल रहे हैं। आप उसको डिफाइन कैसे भी कर सकते हैं। नहीं, मेरा क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बहुत कि अगर मान लो मैं पूजा नहीं करता हूँ तो कैसे अब खाना वो सात्विक होगा? मैं समझो मैं अपनी ही पूजा करता हूँ, मैंने अपने आप को कहा मैं अब स्वयंभू हूँ, मैंने अपने, तो क्या वो सात्विक है? हाँ बिल्कुल है। बस मतलब आप श्रद्धा है, आपने करा, लेकिन जो इंग्रेडिएंट्स है वो मेरे ख्याल से आप जो कहना चाहते हो वो ये है कि कोई एनिमल किलिंग ना होना चाहिए, कोई इसमें किसी के प्रति किसी को कष्ट देके वो खाना ना हो। मैं समझता हूँ एक वो दैट इज वन ऑफ द मेन पॉइंट। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसमें देखिए किसी को कष्ट नहीं होना चाहिए, और साथ में किसी वो खाने में कोई मन से भी और वैसे भी कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए। प्योर और कंप्लीट होना चाहिए। मिलावट तो हर चीज में होती है आज के डेट में। अभी मैं पढ़ रहा था आर्टिकल, अभी यहीं पे ऑस्ट्रेलिया की मैं बात करूँ, इंडिया की तो मैं बात नहीं कर रहा हूँ, कि हर चीज में मिलावट होगी, ये भी बड़ी समस्या है। संजीव जी, चलिए गुप्ता जी, और हाँ, कार्यक्रम को तो बात तो चलती रहेगी। गार्गी जी एक बहुत ही खूबसूरत सी वार्ता लेके आई हैं, आइए सुनते हैं। श्रोताओं, आइए गार्गी जी से सुनते हैं एक वार्ता, बलिदान के पथ पर। अद्भुत त्याग, बलिदान और शौर्य की विजय गाथा से परिपूरित है भारत देश। यहाँ की पावन भूमि पर समय समय पर ऐसी विलक्षण आत्माओं का जन्म हुआ है जिनके बारे में सुनकर आश्चर्य से आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। श्रोताओं, आज मैं आप लोगों को ऐसे ही वीर योद्धा की
यशोगाथा सुनाने जा रही हूं, जिसके त्याग और बलिदान ने न केवल देश को गौरव प्रदान किया, वरन अपने शत्रु को भी वापस भेजने को मजबूर कर दिया। जी हां, यह सत्य घटना 1000 वर्ष पूर्व की है, जिसका उल्लेख इतिहासकारों ने अंकित करने की भी आवश्यकता नहीं समझी थी। यह उस समय की घटना है जब महमूद गजनबी विजय प्राप्त करता हुआ आगे बढ़ रहा था। उसकी नजरें सोमनाथ मंदिर को लूटने की थी। गजनबी के भय से भयभीत राजा लोग अपनी उसकी अधीनता स्वीकार भी कर चुके थे। वहीं राजस्थान के द्वार पर एक किला था जो गोगागढ़ के नाम से विख्यात था। इस किले का निर्माण पर्वत की ऊंची चोटी पर किया गया था, जो गोगागढ़ के नाम से जाना जाता था। दूर से देखने पर वह एक गरुड़ के समान दिखता था। उस काल में इस किले का बहुत ही महत्व था। इस किले के स्वामी गोगा राणा थे। उनकी आयु 90 वर्ष की थी। अपनी वीरता के लिए बहुत विख्यात थे। उनकी पहली नजर किसी बाघ से कम न थी। कोई भी उनसे बचकर नहीं निकल सकता था। उनकी रौबीली तथा ओजस्वी आवाज से दुश्मन भी कांपने लगते थे। सफेद दाढ़ी मूछों के साथ वे मन के बहुत ही सरल थे। प्यार से उन्हें सभी गोगा बाबा कहते थे। गोगा बाबा अपनी प्रजा को अपने बच्चों से भी ज्यादा मानते थे। सभी उन्हें बहुत अधिक प्यार भी करते थे। गोगा बाबा के परिवार में 82 सदस्य थे। उनमें उनके सबसे बड़े पुत्र सज्जन सिंह की आयु 62 वर्ष की थी। किले में सैनिकों सहित 1800 लोग भी रहते थे। गोगा बाबा को सूचना मिली कि सुल्तान गोगागढ़ के निकट आ गया है। उसी समय उनके मंत्री ने भी सूचना दी कि सुल्तान के 2 तुर्की सैनिक गोगा बाबा से मिलने पहुंच गए हैं। उन्होंने सैनिकों को दरबार में उपस्थित होने का आदेश दिया। तुर्की सैनिकों ने हीरे मोती से भरा थाल गोगा राणा को यह कहकर प्रदान किया कि हमारे सुल्तान आपकी वीरता के बारे में जानते हैं। आप उन्हें आगे बढ़ने का मार्ग दे दें। अतः यह भेंट उन्होंने आपकी सेवा में प्रेषित की है। मारे क्रोध के उन्होंने तलवार से थाल को फेंक दिया। सारे हीरे मोती चारों ओर बिखर गए। उस समय वे साक्षात रुद्र के समान लग रहे थे। गरज कर बोले, जाकर अपने सुल्तान से कह देना कि जब तक गोगा राणा के शरीर में रक्त की एक बूंद भी है, वह तुम्हारे सुल्तान को फटकने भी नहीं दे सकता। मैं तो मौत को भी जन्म से अपने पंजे में दबाए बैठा हूं। मैंने 80 वर्ष अपने इष्ट सोमनाथ की पूजा अर्चना की है। मैं इन मलेच्छों को सोमनाथ तक नहीं जाने दे सकता। उन्होंने तुरंत युद्ध के लिए अपने सैनिकों को आदेश दे दिया। सारी फसलें जला दी गईं, कुएं बावड़ी मिट्टी से ढक दी गईं। उसी समय उनके मंत्री ने आकर राणा से विनती की और कहा कि सरकार, हमारे पास केवल 800 सैनिक हैं। हम कैसे युद्ध कर सकेंगे? क्रोध से गरजते हुए गोगा राणा ने कहा, मूर्ख, दुश्मन अधिक हम कम, ऐसा कायर लोग ही कहते हैं। यथासंभव आसपास के राजाओं को भी युद्ध के लिए कहो। गजनवी की सेना ने गोगागढ़ जीतने की भरपूर कोशिश की, परंतु असफल ही रहा। गढ़ में सैनिकों ने खूब पत्थर और तीरों की बरसात की। उनको वापस जाने को मजबूर कर दिया।
थककर सुल्तान दूसरे मार्ग से सोमनाथ की ओर चल दिया। सूचना मिलते ही गोगा बाबा ने अपने मंत्री से कहा कि तुम अकेले गढ़ में रहोगे। मेरी मृत्यु के बाद यदि मेरे पुत्र आ जाएं तो मेरा दाह संस्कार तथा अन्य लोगों का दाह संस्कार वो करेंगे, और यदि नहीं आते हैं तो ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। किले में महिलाओं को बुलाकर के गोगा बाबा ने कहा, क्या तुम सब जौहर करने को तैयार हो? सभी ने हंसकर गोगा बाबा की बात का समर्थन किया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पिता अपनी कन्याओं को विवाह की वेदी पर आने के लिए कह रहा हो, और फिर स्वयं गले में माला पहनकर अपने थोड़े से सैनिकों के साथ सोमनाथ मंदिर की रक्षा को निकल पड़े। किले के दरवाजे खुले देखकर दुष्ट सुल्तान अपने 12,000 सैनिकों के साथ वापस आ गया। एक एक करके गढ़ के सभी परिवारजन तथा सैनिक बलिदान के पथ पर चल पड़े। महिलाओं ने जौहर रखकर प्राणों की आहुति दे दी। सुल्तान यह सब देखकर आश्चर्यचकित रह गया। गोगा बाबा का बड़ा पुत्र सज्जन सिंह सोमनाथ दर्शन को गया हुआ था। इस सूचना को सुन व्याकुल हो उठा और अकेला ही सुल्तान से मिलने निकल पड़ा। लोग कहते हैं कि सज्जन सिंह ने पहुंचने के लिए सबसे छोटा ऐसा मार्ग चुना जिसके रास्ते में मीलों तक न पानी था और न कोई पेड़। वह सुल्तान तक जा ही पहुंचा। कुछ सैनिक सज्जन सिंह को पकड़ करके गजनवी के पास ले गए। उसने सज्जन सिंह से पूछा, तुम कौन हो? उसने उत्तर दिया, मैं पथ प्रदर्शक हूँ। यहाँ के प्रत्येक रास्ते से भली प्रकार परिचित हूँ। मैं आपको अति शीघ्र सोमनाथ पहुँचा दूंगा। सुल्तान बहुत प्रसन्न हुआ। उसने 10,000 सैनिक सज्जन सिंह के साथ भेज दिए। सज्जन सिंह सुल्तान की सेना की विशालता देख करके दंग रह गया। उसने देखा कि उसकी सेना में 30,000 घुड़सवार, 5,000 तीरंदाज, 300 हाथी और 30,000 ऊंटनियां, जिन पर कि खाने पीने का सामान लदा हुआ था। अपनी वर्तमान परिस्थिति में वह खिलखिला करके हंस पड़ा। उसने देखा कि तेज आंधी और गर्मी से 10,000 सैनिक मर चुके हैं। उसने भाव विभोर होकर के आकाश की तरफ देखा। उसे लगा कि उनके पिता गोगा राणा उन पर प्रेम और आशीर्वाद की वर्षा कर रहे हैं, और वह स्वयं अपनी प्यारी प्यारी ऊँटनी के गले में बाँह डालकर जय सोमनाथ का जय घोष करते हुए धराशायी हो गया। अपने बलिदान से उसने सोमनाथ के मंदिर को बचा लिया था। बहुत ही अच्छी वार्ता गार्गी जी। आइए सुनते हैं हमारे स्पॉन्सर का एक संदेश। In Australia, if you are looking for a trusted banking partner who can connect you with your dear ones in India, then reach out to State Bank of India in Australia. Visit our website www.sbisyd.com.au for more details on products and services. State Bank of India Sydney is a proud sponsor of Darpan Radio. श्रोताओं, ये था हमारे स्पॉन्सर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का संदेश। श्रोताओं, हम अपनी वार्ता को आगे बढ़ाते हैं। सुमित जी, आप ये बताइए आपका गोल क्या है? देखिए, अभी हमारा आपका गोल मतलब सात्विक प्रसाद। देखिए, सात्विक प्रसाद का जो मेन उद्देश्य है वो एक ही है कि लोगों के बीच में अवेयरनेस फैलाना, जागरूक करना। आज किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी खाने के आइटम को अगर हम देखें तो 99% उपभोक्ताओं को यही नहीं पता होता कि वो क्या खा रहे हैं और क्या घर में लेके आ रहे हैं, क्या अपने परिवार को सर्व कर रहे हैं। अगर हम अवेयरनेस की बात करें देन दे आर डिफरेंट पर्सपेक्टिव, बट वी हैव ओनली चोजन to focus on sattvic and spiritual part of food.
एंड मैं एग्जांपल देता हूँ इसके लिए। मैं ये कहना चाहूँगा उपभोक्ताओं को कि बिफोर दे ब्रिंग एनी फूड, तो जो भी वो खाना अपने घर में, अपने मंदिर में लेके आए पूजा के लिए या अपने परिवारजनों को, अपने बच्चों को, अपने बड़ों को खिलाने के लिए, उसके बारे में थोड़ा रिसर्च करें। सेकेंडली, right now the food which we are serving in our markets, many of them have religious affiliations, and that's basically is not any 99% people don't know about it. 99% लोगों को पता ही नहीं है। आपने जैसे मुझे कहा वीगन, मैं एग्जांपल दूंगा, there are vegan products which are some religious affiliation, जिसका वीगन से कोई ताल्लुक ही नहीं है। जैसे उदाहरण दीजिए। जैसे एक बायो चीज करके वीगन फूड आता है, वीगन चीज आता है। मेरे बेटा आई वाज रेजिंग माय सन एज ए वीगन, तो व्हेन आई वाज बाइंग दैट प्रोडक्ट फॉर हिम, बट व्हेन आई रियलाइज कि वो भी रिलीजियस अफिलिएटेड है। क्या था उसमें? उस पर हलाल सर्टिफिकेशन था। अब एक वीगन चीज पे हलाल सर्टिफिकेशन इज वेरी शॉकिंग टू मी। बात तो सही, मैं भी तो इसी चीज को, अगर कोई चीज हलाल सर्टिफाइड है और सपोज करिए उस वीगन चीज को मैं ऐसे प्रसाद अपने भगवान को चढ़ाता हूँ, तो मैं वहीं अपने भगवान की सैंक्टिटी, अपने प्रसाद की सैंक्टिटी। लेकिन वो गलत भी होगा ना, उसमें जब कोई चीज है ही नहीं हलाल का मतलब, जैसे मैंने आटा पे भी देखा एक्चुअली, ये कोई आटा है, कहाँ मैंने देखा है, आशीर्वाद आटे पे था, हाँ कहीं पे, हाँ पिल्सबरी आटे पे भी है। अगर आप आटे में कहाँ से आ गया हलाल? देखिए इसी चीज के लिए हमें कोई दिक्कत नहीं, आपको अगर हलाल फूड खाना है, हलाल सर्टिफाइड फूड खाना है, खाइए। लेकिन अगर मेरे को वो फूड कोई हेल्प नहीं कर रहा है और मेरी स्पिरिचुअलिटी के साथ नहीं चल रहा है, तो एटलीस्ट मुझे पता होना चाहिए। तो हम क्या करें इसके लिए? अगर तो जो आपका उद्देश्य है, जैसे आपकी संस्था का, तो आप क्या चाहते हैं हमारे, और मैं खासतौर पे ये प्रश्न इसलिए भी पूछ रहा हूँ कि हमारे श्रोता आपके साथ में कैसे जुड़ें, और आपके जो मूवमेंट है, जो भी आपकी संस्था, उसके साथ में कैसे जुड़ें और कैसे सहयोग करें आपको। देखिए, सबसे पहले तो जो शुरुआत होती है आदमी अपने खुद के घर से करता है, अपने आप से करता है। तो पहले हम ये चाहते हैं कि अगर कोई श्रोता जो सुन रहा है इसको भी, और वो समझता है कि ये जो हमारी मुहिम है वो सही दिशा में है, तो वो पहले अपने घर से, अपनी रसोई से शुरू करे कि कोई भी ऐसा सामान ना लेके आए जो वो अपने भगवान को नहीं चढ़ा सकता। अच्छा, अगर आपको लगता है कि ये खाना का मैं भोग नहीं लगा सकता, तो वो खाना आप अपने बच्चों को और अपने बड़ों को कैसे खिला सकते हैं? हमारा पहला कॉन्सेप्ट ये है। दूसरा, अपने परिवारजनों को, अपने दोस्तों को, मित्रों को इसके बारे में अवगत कराएं। हो सकता है कुछ लोग उनसे सहमत होंगे, कुछ नहीं होंगे, ये उनका इंडिविजुअल राइट है। हमारा काम है लोगों को अवेयर कराना। ठीक है। देन हम ये चाहेंगे कि थोड़ा सा वो इस बारे में रिसर्च करें कि क्या क्या तरह के रिलीजियस सर्टिफिकेशंस है। अच्छा, क्या उसका स्पिरिचुअली और इकोनॉमिकली सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। अगर वो उस बात से कन्विंस हो जाते हैं तो हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे से जुड़ने का बहुत ही सिंपल तरीका है, ट्विटर पे हमारा हैंडल है सात्विक प्रसाद, और फेसबुक पे हमारा एक पेज है सात्विक प्रसाद करके। सात्विक की आप जरा स्पेल कर देंगे? हाँ जी, SAATVIK सात्विक प्रसाद, PRASAAD। तो दोनों जगह शुरू में और आखिरी में AA है। और सिंपली लाइक करें, फॉलो करें। हम इससे रिलेटेड न्यूज या कोई भी व्यूअर, कोई भी हमारा मेंबर कोई अपडेट लेके आता है या मार्केट में कोई प्रोडक्ट देखता है, फॉर एग्जांपल हमने कुछ दिन पहले घी देखा, उस पे हलाल सर्टिफिकेशन था। हमने अभी हमें पता चला कि फेरेरो रोशर्स इज हलाल सर्टिफाइड, कैडबरीज इज हलाल सर्टिफाइड, अमूल के जितने भी प्रोडक्ट है हलाल सर्टिफाइड है, आपका टाटा नमक हलाल सर्टिफाइड है। तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एटलीस्ट उपभोक्ता को बता दें, और एक उपभोक्ता की मर्जी है कि उसे क्या खाना है। जी ठीक है। तो हम आपसे और भी बातें करते रहेंगे, लेकिन यह है कि एक गाना सुन लें गुप्ता जी। हाँ बिल्कुल, एक बात मैं कहना चाहता हूँ जी श्रोताओं, मैं इस चीज को क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि हमारा ये प्रोग्राम है, ये हिंदी भाषा का प्रोग्राम है। हम अपने कई मेहमानों को बुलाते हैं, उनकी अपनी विचारधारा होती है और वो अपनी विचारधारा को यहाँ पे रखते हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम उस विचारधारा से सहमत हैं या असहमत हैं। ये प्रोग्राम ना किसी एक उद्देश्य के लिए होता है जिसको हम ये कहें कि हम नॉन वेज के अगेंस्ट है या वेज के फेवर में है, या ये माने या वो नहीं माने। ये भाषा का प्रोग्राम है, हिंदी भाषा का प्रोग्राम है। एक चीज के लिए हम कह सकते हैं कि हम राष्ट्रीयता की, खासतौर पे भारत के बारे में, क्योंकि भारत की न्यूज होती है सब, तो आप कह सकते हो कि हम भारत को
सामने रख के पक्षधर करके बात करते हैं। भारतीयता को और भारत को जी बिल्कुल रिप्रेजेंट करते हैं और हम लोग हिंदी की सेवा के लिए, और दूसरा एक प्लेटफॉर्म की जो हम जितने भी लोग भारतीय सब कॉन्टिनेंट से हैं, हम उनके लिए एक तरीके का प्लेटफॉर्म। तो जो हमारे श्रोता जो लोग कोई मीट का पदार्थ खाते हैं, हम उनके अगेंस्ट बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, तो चलिए गीत सुन लेते हैं। तू ही रे, तेरे बिना मैं कैसे जीऊं। आजा रे यूं ही तड़पाना तू मुझको। जान रे इन सांसों में बस जा तू। चांद रे आजा दिल की जमीन पे तू। चाहते है अगर आके मुझसे मिल जा तू, या फिर ऐसा कर धरती से मिला दे मुझको। तू ही रे तेरे बिना मैं कैसे जीऊं। आजा रे यूं ही तड़पाना तू मुझको। सांसों का देखो तुम पागलपन के आए नहीं इन्हें चैन। मुझसे ये बोली मैं राहों में तेरी अपने बिछा दूं ये रैन। इन ऊंचे पहाड़ों से जा दे दूंगा मैं, गर तुम ना आई कहीं। तुम उधर जानो उम्मीद मेरी जो तोड़ो, इधर ये जहां छोड़ू मैं। श्रोताओं, आशा करता हूं आपको ये गीत पसंद आया होगा। और आज हम बातचीत कर रहे हैं श्री राजीव चौधरी जी से, जो कि कम्युनिटी फाउंडेशन ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न सिडनी के प्रेसिडेंट हैं। तो राजीव जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार संजीव जी, और आपको आपके सारे सुनने वालों को हमारी तरफ से नमस्कार। तो राजीव, पहले आप थोड़ा हमारे सुनने वालों को ये कम्युनिटी फाउंडेशन ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न सिडनी जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में कुछ बताएंगे? जरूर संजीव जी। ऐसे है कि 2007 में ये संस्था बनी थी। इसका मकसद केवल समुदाय की सेवा करने का था। और एक शख्स थे, एक ऑस्ट्रेलियन शख्स थे, उनका नाम है बिल डिक्सन। वो अभी नहीं रहे हमारे साथ, पर उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में ऑस्ट्रेलियाई सेनाओं के साथ काम किया था पापुआ न्यू गिनी में। जब वो वापस आए वेस्टर्न सिडनी में, तो उनको लगा कि समुदाय की सेवा करना काफी जरूरी है, क्योंकि वो जानते थे कि बेशक एक देश डेवलप्ड हो, पर उसमें बेरोजगारी होती है, उसमें लोग बेघर भी होते हैं, उसमें लोगों को मेंटल इश्यूज भी होती हैं। तो इन सब चीजों को, जो ये गैप्स हैं,
कम्युनिटी में, समुदाय में, ये इनको ब्रिज करना चाहते थे जी। तो इन्होंने एक 4-5 पॉइंट का प्लान बना के ये संस्था बनाई थी। अच्छा, तो 2007। हाँ जी। तो ये बताइए कि आपको इस संस्था ने कैसे अट्रैक्ट किया और आप कैसे जुड़े इसके साथ? देखो, मेरी ये सोच है कि हम अपना देश छोड़ के दूसरे देश में आए हैं। हमें जहां हम रहते हैं वहां पे हमें कुछ उस समुदाय को वापस देने का हमारा फर्ज बनता है। बिल्कुल। और इसी प्रयत्न से, इसी सोच से, इसी विचारों से मैंने सोचा कि मैं क्यों ना किसी लोकल नॉट फॉर प्रॉफिट को ज्वाइन करूं और उनके साथ मैं सेवा, अपना टाइम दूं, अपनी जैसे कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अब थोड़ा अगर हम एज अ स्मॉल बिजनेस हम वापस दे पाएं उनको, हम दे पाएं जो भी हम छोटा कर पाए। तो हमारी सोच हमेशा छोटी रही है, बट हमने सोचा कि छोटी छोटी चीजों करके हम आगे बढ़ सकते हैं और लोगों की सेवा कर सकते हैं। तो इसी सोच से हमने इसे एज अ वॉलंटियर ज्वाइन किया था काफी साल पहले 2010-11 में, और फिर बिल डिक्सन जी का देहांत हो गया था और उसके बाद हम थोड़ी देर बाद इसका पेट्रन बन गए थे। और शायद लास्ट ईयर नवंबर में बिल डिक्सन जी की धर्मपत्नी ने हमसे रिक्वेस्ट किया कि हम टेक ओवर कर लें इस फाउंडेशन को और हम इसे नई दिशा दिखाएं। तो इसी प्रयत्न से हमने सोचा कि ये एक बहुत अच्छा चैलेंज है हमारे लिए और क्यों ना हम कम्युनिटी को, समुदाय को कुछ वापस दें। तो ये इसमें मैं आपकी वेबसाइट देख रहा था और उसमें एक है ब्रिजिंग द गैप इनिशिएटिव। तो और उसमें भी जो सबसे ज्यादा मुझको जो चीज इंटरेस्टिंग लगी वो था कि क्राइसिस सपोर्ट और जो है दूसरा जो लगा कि क्राइसिस रिलीफ एंड क्राइसिस अकोमोडेशन। तो हमारे भी जैसे हमारे भारतीय समुदाय, जब मैं भारतीय बोलता हूं तो मैं पूरे आई टॉक अबाउट द होल एशियन, जो भी हम लोग का एक ग्रुप है सब कॉन्टिनेंट का। तो हम लोग के यहाँ बहुत से लोग हैं जो डोमेस्टिक वायलेंस से परेशान हैं और उनको ये नहीं मालूम कि अगर मेरे को कोई परेशानी हो रही है तो यहाँ पे मुझे कहाँ हेल्प मिल सकती है। तो उसके बारे में थोड़ा बताएंगे और कैसे हमारे जो सुनने वाले या उनके कोई जान पहचान का कोई हो वो कैसे जो है ये आपके ऑर्गेनाइजेशन से मदद ले सकता है। जरूर। हमारी संस्था की जो आपने बिल्कुल ठीक पॉइंट को पकड़ा, वो है कि ब्रिजिंग द गैप्स इनिशिएटिव। इसमें हमने 4-5 पॉइंट बनाए थे और जो मैं ब्रीफली समझा दूं। एक है आवश्यक उपकरण और सेवा अनुदान, जिसे हम कहते हैं एसेंशियल सर्विसेज और एसेंशियल इक्विपमेंट एंड सर्विसेज ग्रांट। दूसरा हमारा है संकट सहायता अनुदान, जिसकी बात की क्राइसिस सपोर्ट ग्रांट्स। उसमें हम फैमिलीज को असिस्ट करते हैं, जो चाहे वो कोई भी बैकग्राउंड के हो, हम उन्हें असिस्ट करते हैं कि अगर उनको कोई क्राइसिस हो, अगर डोमेस्टिक वायलेंस के विक्टिम हो, अगर वो किसी भी तरीके की सहायता चाहते हो, तो वो अगर हमसे संपर्क करें तो हम कॉन्फिडेंशियली उनको वेलकम करते हैं और हम कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हम उनको सहायता दे पाएं, बिना इस चीज का ढिंढोरा पीटते हुए कि हम उनको सेवा कर रहे हैं। जी, हम उनकी सेवा कर रहे हैं, क्योंकि जब लोग संकट में होते हैं वो चाहते हैं कि कॉन्फिडेंशियली उनका कुछ हल निकले, उनको कोई सहारा दे, कोई कंधा दे। बाकी हमारे और भी ग्रांट्स हैं, जैसे स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशनल ग्रांट्स या खेल और मनोरंजन अनुदान। हमारे वंचित युग शिक्षा और प्रशिक्षण के भी अनुदान है, जिसमें हम डिसएडवांटेज यूथ, अगर किसी का बच्चा या बेटा या बेटी डिसएडवांटेज हो तो हम उनकी मदद करते हैं, हम उनको सेल्फ एस्टीम रिस्टोर करने की कोशिश करते हैं और उनको फाइनेंशियल फ्रीडम दिलाने की कोशिश करते हैं। कुछ हमारे प्रोग्राम्स हैं उनके थ्रू। बाकी एक और भी है जिसे हम कहते हैं सामुदायिक समूहों के लिए सहायता। बहुत से लोग चाहते हैं कि वो कम्युनिटी को वापस दें, पर वो जानते नहीं है कि
जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट होती हैं, जैसे हम प्रशासनिक लागत कहते हैं, वो बहुत हाई होते हैं इन ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्रीज में। तो हम उनकी सेवा करते हैं टू रिड्यूस देयर एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट एंड टू हेल्प देम डू देयर परफॉर्म देयर ड्यूटी। और ऐसे ही हमने एक टाई अप किया है हिंदू फेडरेशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया के साथ, जिसमें हम मृत्युंजय जी और योगेश जी हैं, इनके डायरेक्टर्स, और भी इनकी टीम है काफी, उनको हम मदद कर रहे हैं। और पूरे सब कॉन्टिनेंट के मतलब हमारे पास केसेस आ रहे हैं और हम उनकी सहायता कर रहे हैं। तो आपका कहने का मतलब है कि अगर कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और उसको सहायता चाहिए अपना ऑर्गेनाइजेशन रन करने के लिए, तो आप उनको भी सपोर्ट करते हैं? बिल्कुल, हम उनको भी कोशिश करते हैं कि क्योंकि जो ऑस्ट्रेलियाई सरकार के रूल्स हैं उनके मुताबिक बहुत मुश्किल है डीजीआर स्टेटस मिलने के लिए। इट्स वेरी वेरी हार्ड। तो इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि हम उसको ब्रिज करें, इन ऑर्गेनाइजेशन की सपोर्ट दें और हम उनको टैक्स डिडक्टेबल बेनिफिट्स दें, जिससे कि वो उठ पाए और वो सेवा कर पाए और पेनिट्रेट कर पाए कम्युनिटी में जहां हमारी पहुंच ना हो। क्योंकि हर जगह तो हम हो नहीं सकते संजीव जी, बिल्कुल। और हमारा मन से यही और हमारा बेसिक प्रिंसिपल है कि हम जितने ज्यादा लोगों की सहायता कर पाए, उसी में हमें बहुत खुशी मिलती है। अच्छा, सुना है कि आप लोग एक कॉफी वैन लॉन्च कर रहे हैं चैरिटी की तरफ से, उसके बारे में कुछ बताएंगे? और कम्युनिटी लोग उसका कैसे फायदा ले सकते हैं, वो थोड़ा हमें बता दीजिए। ये हमने एक लॉकडाउन के टाइम पे बैठे हमने सोचा, हमने बातें की कि हम क्या कर सकते हैं, हम कैसे कर सकते हैं। संजीव जी, एक चीज तो है कि आपको जो अनुदान है या आपको ग्रांट है एक बार मिलेगा। आपको कोई इंसान अपनी जेब में हाथ डालेगा और आपको $10 देगा या $100 देगा या $1000 देगा, पर वो बार बार नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी भी और मजबूरियां हैं, उसकी भी और कमिटमेंट्स हैं टुवर्ड्स फैमिली, टुवर्ड्स बिजनेस, टुवर्ड्स व्हाटएवर एस्पेक्ट ऑफ देयर लाइव्स। तो हमने ये सोचा कि एक हम ऐसे सोशल एंटरप्राइज बनाए जो सेल्फ सस्टेनिंग हो, जिससे हम वंचित लोगों की सेवा कर पाए, हम उन्हें ट्रेनिंग दें, हम उनके थ्रू कॉफी बनवाएं, उनको सिखाएं कि वो कैसे सेल्फ रिलायंट बन सकते हैं, और इसी मकसद से हम थोड़ा पैसा भी कमाएं उसी चैरिटी में। तो हमने ये मोबाइल वैन का प्रोजेक्ट शुरू किया था, जिससे हमने फंड रेजिंग करी, और हमारे जो ट्रेजरर हैं नरेश मेहरोप जी, उन्होंने काफी मदद की हमें सारे स्मॉल बिजनेसेस को कनेक्ट करने के लिए और उनसे पैसे इकट्ठे करने के लिए। और फिर हमने ये वैन लिया और इसको फुल्ली हमने इस पर्पस से बनाया है कि कोई भी कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी शख्स, कोई भी फैमिली उसे हायर कर सकती है, चाहे वो 1 घंटे के लिए, चाहे वो हाफ डे के लिए, चाहे वो 3 घंटे के लिए, या कोई ऑक्शन हो उनको चाहिए, या कोई किसी के ऑफिस में फंक्शन हो, या कोई पिकनिक करना चाहता है, तो हम ये वैन उनके यहाँ लेके जा सकते हैं और उनके मतलब का खाना भी लेके आ सकते हैं उनके लिए। और ये जो इसके 100% प्रोसीड्स हैं, ये चैरिटी को जाएगा, जिससे कि हम आगे और बढ़ पाएं और हम और लोगों की सेवा कर पाएं। और एक चीज और आपसे पूछना चाहूंगा कि सुना है कि आपने अभी $500,000 वर्थ ऑफ बैक टू स्कूल स्टेशनरी जो है आपको आपकी चैरिटी की तरफ डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए मिली है। तो अगर किसी को जरूरत हो तो कैसे आपसे संपर्क कर सकता है और उसमें क्या क्या चीजें हैं, ये थोड़ा बताएंगे? संजीव जी, हमारे कौम में, हमारे समुदाय में बहुत से ऐसे शख्स हैं जिसे हम अनसंग हीरोज कहते हैं। इनमें से एक है मैश पटेल जी, जिनको मैं शायद 15-20 सालों से जानता हूं, और मैं देखता हूं कि चाहे वो क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो हिंदू ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, उन्होंने हमेशा अपना सहायता, अपना सहयोग दिया है और मदद की है। तो ऐसे ही हमसे वो बात कर रहे थे और उन्होंने एक दिन हमको फोन किया और कहा कि आई हैव सम गुड न्यूज फॉर यू। तो मैंने सोचा कि पता नहीं क्या गुड न्यूज है, क्या देना चाहते हैं, मुझे समझ नहीं आई। तो कहते हैं आइए हमारे साथ आके कम एंड हैव अ कप ऑफ कॉफी विद मी। तो मैं गया उनके पास। तो फिर उन्होंने मेरे को एक लिस्ट पकड़ाई
और उस लिस्ट में बहुत से स्टेशनरी आइटम्स, बैक टू स्कूल आइटम्स की लिस्ट थी। और जब मैंने उसका टोटल देखा नीचे तो वो $500,000 था और 89,000 आई थिंक 780 ऑड यूनिट्स थे, पीसेस थे, 150 पैलेट्स में। इन्होंने कहा ये मेरी तरफ से भेंट है आपके लिए, आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और कोशिश करें कि इसका सहयोग बहुत अच्छी तरह से करें। तो मेरे तो बस आंखों में आंसू आ गए क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा। और दोस्तों, हम यही कहना चाहते हैं कि अगर आप में से कोई भी किसी संकट में हो तो आप हमारे, चाहे आपके रेडियो प्रोग्राम के थ्रू संजीव जी और आपके और प्रेजेंटर्स के थ्रू, या चाहे हमें डायरेक्टली info@cnfws पे contact.org.au पे कांटेक्ट करें ईमेल के थ्रू, और हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं बैक टू स्कूल स्टेशनरी का कंप्लीट किट्स। These are kits which include everything, from calculator to files to notebooks to everything. ये हम डिस्ट्रीब्यूशन शुरू करेंगे नेक्स्ट एंड probably from the 15th, 15 जनवरी से, क्योंकि पूरा लॉजिस्टिक्स को अभी हम एक जगह वेयरहाउस में लेके आ रहे हैं। हमारे हेल्पर्स और वॉलंटियर्स ने काफी मदद करी है इसको मूव करने में। और संजीव जी, आपने भी हमें चाय पिलाई जब हम काम कर रहे थे, तो बहुत बहुत आपसे धन्यवाद। आपकी चाय की बहुत जरूरत थी, और साथ में जो आपने नमकीन और जो भी स्नैक्स दिए, बिल्कुल, वो हमें बहुत बहुत आपसे थैंक यू। और इसी को हम सेवा कहते हैं कि आप जैसे लोग हमारी सेवा करें, हमें पॉजिटिव वाइब्स दें, हमें फीलिंग दें कि हम जो कर रहे हैं हम उसको करते रहें, और सेल्फलेसनेस, मतलब ये नहीं कि हमें कोई उसका सेल्फिश मोटिव हो। इसी को समाज सेवा कहते हैं। बिल्कुल। तो राजीव, एक बार और प्लीज बता दो कि आपसे अगर किसी को संपर्क करना हो तो कैसे करे, और आप कार्यक्रम में आए और आपने ये सब बहुत ही आप अच्छा कार्य कर रहे हैं। भगवान आपको और ताकत दे समाज की सेवा करने के लिए। एक बार और आप बता दें कि कैसे आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर किसी को कोई भी तरीके की जरूरत हो तो। संजीव जी, पहले तो मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने हमें अपने शो पे बुलाया और आपके सुनने वालों से बात करने की और कहने की कोशिश की कि हम क्या करते हैं। जिससे भी हमसे संपर्क करना हो, चाहे आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो, हम कोशिश कर सकते हैं कि हम उसका प्रयत्न, उसकी सॉल्यूशन, उसका समाधान निकालें। हम प्रेफर करेंगे कि सबसे अच्छा आप हमसे ईमेल के थ्रू संपर्क करें, और हमारा ईमेल एड्रेस है info@cfnws.org.au। दिस इज द कम्युनिटी फाउंडेशन ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न सिडनी। हमारे 2 ऑफिस हैं, एक राउजिल में है, राउजिल टाउन सेंटर में, और एक हमारा ऑफिस है राइट्स रोड, कैरीविल या कासल हिल कहलाया जाता है, उसके कम्युनिटी सेंटर में। और हम जरूर चाहेंगे कि हम आपकी किसी न किसी तरीके से सेवा करें, और आप हमें कोई मौका दें सेवा करने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू संजीव जी। थैंक यू राजीव, हम लोग से बात करने के लिए, और आगे भी हम आशा करते हैं कि आपके साथ ऐसे ही बातचीत करते रहेंगे। थैंक यू जी। तो श्रोताओं, ये थे राजीव चौधरी, जो कि कम्युनिटी फाउंडेशन ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न सिडनी। और अगर कोई भी अगर मदद किसी को लगता है कि उसको जरूरत होगी तो आप ईमेल भेज सकते हैं info@cfnws.org.au। तो श्रोताओं, बातचीत और आगे बढ़ाते हैं हमारे गेस्ट के साथ। तो आइए बात करते हैं गुप्ता जी। कोई गाना नहीं सुनवाएंगे आप? बिल्कुल, गाना तो चलिए। हाँ। बिल्कुल गुप्ता श्रोता, आपके गानों की याद। Every Sunday listen to the Hindi show 98.5 FM Radio 2000। हर रविवार सुनिए दर्पण हिंदी कार्यक्रम 98.5 FM पर सुबह 9 से 11 बजे तक।
For personal or business tax or self-managed super fund account and audit, formation of association, company or trust, cloud accounting with payroll solution with fixed prices. Mention Darpan Radio and get your first visit without any charge. Please contact Forbes Accounting on 8095-9405. That's 8095-9405. Or visit our website www.fabc.com.au. Our address is Suite 1, 168 Burwood Road, Burwood. Forbes Accounting and Business Consultants are proud sponsors of Darpan Radio. श्रोताओं, ये था हमारे स्पॉन्सर फोर्ब्स अकाउंटिंग का संदेश। श्रोताओं, हम अपने प्रोग्राम को और आगे बढ़ाते हैं। एक शैल्या जी हमारे जो मेहमान हैं, उनका नाम है सुमित गुप्ता। राजीव नहीं, तो मैंने कहा कि वरना आपके दो नाम हो जाएंगे, सुमित भी हो जाएगा। धन्यवाद। तो एक हमारी रीता जी हैं, उन्होंने प्रश्न पूछा है कि जो शैल्या जी ने पूछा है, पर रीता जी का कमेंट है कि सात्विक और शाकाहारी, इसमें क्या फर्क है? देखिए, ऐसा है, मैं आपको बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ ना, आई थिंक वो आपको क्लियर कर देगा कि सात्विक और शाकाहारी में क्या फर्क है। जी, आप समझिए कि मैं भी खाना खा रहा हूँ जी, और मैंने खाना खाते खाते वो थाली आपकी तरफ कर दी आपको खाने के लिए। ऑलरेडी मैं खाना खाना शुरू कर चुका हूँ, मेरा खाना झूठा हो चुका है। क्या वो आपके लिए सात्विक है? अगर मुझे भूख लगी है ना, मैं सच बता रहा हूँ, प्रसाद है। नहीं, बात ठीक है, लेकिन सात्विक नहीं रहा क्योंकि वो मेरा झूठा हो चुका है। हाँ। तो दैट इज अ बेसिक कंसेप्ट बिटवीन व्हाट वी आर सेइंग कि सात्विक और तो खाना शाकाहारी हो सकता है लेकिन सात्विक नहीं है। ठीक है। अच्छा, एक तो जो आपसे अब आप हमारे श्रोताओं को और क्या कहना चाहते हैं, आप ये बताइए, क्योंकि अब समय हमारे पास ज्यादा नहीं है। और अब आपका जो एक तो जैसे हमारे वॉलंटियर, हमारे जो सुनने वाले हैं श्रोता हैं, वो आपसे कैसे संपर्क कर सकते हैं? अपना फोन नंबर भी दे सकते हैं क्या? नहीं, देखिए, अभी हम सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पे हैं। अच्छा, तो अगर किसी को भी हमारे से जुड़ना है, संपर्क करना है, तो हमारे फेसबुक पेज facebook.com/सात्विक प्रसाद SAATVIKPRASAAD, उस पर आप मैसेज भेजिए। हमारी टीम का कोई ना कोई मेंबर आपको रिप्लाई करेगा एंड वी कैन ऑलवेज वर्क टुगेदर। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है कि ये जो आपकी संस्था है, क्या ये किसी और दूसरे बड़ी संस्था से एफिलिएटेड है या आपने अपने शुरू करा है? इसके पीछे का क्या है हिसाब किताब थोड़ा? देखिए, हम अभी हम बहुत इनिशियल स्टेज में हैं। हम 15 से आपने शुरुआत करी, ऑस्ट्रेलिया से शुरुआत हो रही है? ऑस्ट्रेलिया से ही हमने शुरुआत करी है। अच्छा। लेकिन ऐसी और संस्थाएं विश्व भर में, स्पेशली भारत में आ रही हैं। सात्विक सर्टिफिकेशंस ऑलरेडी भारत में 2 बड़ी कंपनीज लेके आई हैं। सात्विक सर्टिफिकेशन? हाँ जी। इनफैक्ट जो ट्रेन सर्विस शुरू होगी रामायण अयोध्या के लिए, उसके अंदर गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है कि वो सात्विक सर्टिफाइड फूड ही सर्व करेगी। सात्विक सर्टिफिकेशन, सर्टिफाइड फूड। अच्छा, तो ये तो फिर दूसरी बात होगी, तो मैंने इसके बारे में बात। तो ये बताइए, आप भी क्या सर्टिफिकेट इशू करने वाले हैं क्या? देखिए, हम अभी बहुत इनिशियल स्टेज में हैं। हमारा मेन कॉन्सेप्ट सिर्फ एक ही है कि फूड प्योर और अनबायस्ड होना चाहिए। तो अभी पहले हमारा फर्स्ट प्लान है कि हम एज ए कंज्यूमर इंडियन कम्युनिटी में अवेयरनेस फैलाएं। जी। जैसे आगे जाके, जैसे आपको ऑस्ट्रेलिया में एक चीज नहीं है जो जैसे इंडिया में ग्रीन डॉट होता है,
अगर आप ग्रीन इंडिया में देखें फूड प्रोडक्ट्स पे ग्रीन डॉट होता है वीगन और वेजिटेरियंस के लिए। जी हाँ, बिल्कुल मैंने देखा है। हाँ जी, सही बात। तो ऑस्ट्रेलिया में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जी। कभी कभी किसी प्रोडक्ट पे लिखा होता है सूटेबल फॉर वेजिटेरियंस या सूटेबल फॉर वीगन्स, बट वो हर एक प्रोडक्ट पे नहीं होता, इवन तो इफ इट इज वेजिटेरियन जी। तो हम सोच रहे हैं भविष्य में ऐसा सिंबल या डॉट ग्रीन लाने की जिसपे ये अगर हो तो उसका मतलब ये है कि ये फूड पे कोई रिलीजियस ब्लेसिंग्स नहीं हुई है और ये वेजिटेरियन फूड है जिसमें कोई एनिमल किलिंग इन्वॉल्व नहीं है जी। सो दीज आर द टू थिंग्स वी आर प्लानिंग, बट राइट नाउ हम बहुत इनिशियल स्टेज में, तो हम अभी अवेयरनेस फैलाने की तरफ कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो सर्टिफिकेशन का काम है, अगर मैं थोड़ा सा इसमें पूछूं, जैसे कि एक ही नाम सामने आ रहा है, जैसे हलाल सर्टिफिकेशन होता है, उसका बहुत बड़ा बॉडी है, बहुत पैसा है। इतना पैसा मैंने तो उसको सुना था, क्योंकि साउथ ऑस्ट्रेलिया में इसके अगेंस्ट में काफी एक मूवमेंट शुरू हुआ था कि इवन जो बिजनेस हैं जो हलाल का सर्टिफिकेट लगाते हैं उनको एक पैसा देना पड़ता है। हाँ जी। तो ये छोटा काम नहीं है। अभी आप जैसे कह रहे हैं कि आप तो छोटे हैं, स्मॉल हैं, ऐसे तो आप इतना बड़ा काम करने जा रहे हो, इतना फंडिंग वगैरह कैसे होगा आपका? देखिए, काम छोटा है, सोच बड़ी है। क्या बात है, आपने तो चक्का मार दिया। गुप्ता जी, मैं एक चीज आपको और बोलना, बड़ी सोच से ही सब चीज शुरू होती है। आपने बिल्कुल सही बात बोली। मैं एक चीज बोलूंगा आपको कि देखिए, हम हलाल सर्टिफिकेशन के अगेंस्ट में नहीं है। अगर किसी को सर्टिफिकेशन लेना है तो, लेकिन एज ए उपभोक्ता मुझे पता होना चाहिए कि हलाल सर्टिफिकेशन क्या रिप्रेजेंट करता है और वो किस किस फूड पे। बहुत सारी ब्रांड्स ऐसी हैं जो ये स्टैंप नहीं लगाती, और हलाल नहीं, एक और सर्टिफिकेशन काफी कॉमन है, कोशर जी। अच्छा, मैंने नहीं सुना। हाँ, कोशर इज ऑल्सो वेरी। तो जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, हल्दीराम इज हलाल एंड कोशर सर्टिफाइड बोथ। वो अपने फूड पे स्टैंप नहीं लगाता। आपका कैडबरीज इज हलाल सर्टिफाइड, वो अपने स्टैंप नहीं लगाते। तो हम कहते हैं स्टैंप तो लगाओ, ताकि मुझे एज ए उपभोक्ता पता हो कि मैं क्या ले रहा हूँ और अपने भगवान को क्या चढ़ा रहा हूँ। अगर कोई हलाल सर्टिफाइड स्टैंप के बाद भी लेता है तो उसकी मर्जी है, हम उसके अगेंस्ट नहीं है। हमारा ओनली काम यह है कि लोगों को पता होना चाहिए क्या ले रहे हैं, उनकी मर्जी है कि क्या खाना चाहते हैं। चलिए गुप्ता जी, एक दो हमारे स्पॉन्सर का संदेश कर दें। जी हाँ, तो ये एक न्यू साउथ वेल्स गवर्नमेंट से एक अपडेट है। कोविड से सुरक्षित रहना हमारे ऊपर निर्भर करता है। कोविड की बूस्टर डोज हमें सुरक्षित करेगी। यदि आपने कोविड की दूसरी डोज 4 महीने पहले लगाई है तो बूस्टर अभी लगवाएं। यदि आप 50 वर्ष से अधिक आयु या कोई मेडिकल कंडीशन है तो बूस्टर हाईली रिकमेंडेड है। nsw.gov.au से पता कीजिए कि कहां से बूस्टर लगाना है। ये था हमारे स्पॉन्सर का संदेश। मैं करी मास्टर्स द बटर चिकन पैकेट इंडियन दुकान से लेके आया। ना मैं लहसुन, ना प्याज, ना अदरक, ना कोई मिर्च मसाला पाया। मैंने जब बनाकर अपनी पत्नी को खिलाया, उसने मुझे पति से पति देव बनाया और करी मास्टर्स के बारे में सारे शहर को बताया। जय हो करी मास्टर्स। श्रोताओं, ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश। और श्रोताओं, गार्गी जी एक साहित्य सोपान के अंतर्गत एक छोटी सी कविता लेकर आई हैं। आइए सुनते हैं। श्रोताओं, साहित्य सोपान के अंतर्गत आज आपको ले चलते हैं मथुरा मेट्रो स्टेशन। खूब भरपूर कचौड़ी तथा शंकर हलवाई की मिठाई खाइएगा और मस्त रहिए। आज मैं सुनाने जा रही हूं आपको अशोक चक्रधर द्वारा रचित कविता मेट्रो मथुरा। चाचा चंपू से पूछता है, ओ चोरे चंपू, यदि मेट्रो रेल मथुरा तक आ जाए तो वहां में अनाउंसमेंट कैसे होएगा, ये बता दे। चंपू बोले, ले सुन ले, राधे राधे, ये मथुरा मेट्रो है जहां में आप सबको स्वागत है। अगलो स्टेशन धोलू प्याऊ को है। दरवाजे उल्टे हाथ माऊ को हैं, जिनको होरी दरवाजे पे शंकर हलवाई की बेड़ई और मीठो लेनो हो, वो फट से नीचे उतर जाए।
जाके बाद मेट्रो जो है वो सीधो टैंक चौरा पे ही रुकेगा। दरवाजे पर चिपकने की जरूरत ना है। हर जगह तुम्हारी जान और हमारे माल को नुकसान है जाएगा। अब गुटखा खाएवे को तथा बीड़ी पीने को तो सोचियो मत, नहीं तो 500 रुपया को तिलक लग जाएगा। अगाड़ी के 2 डिब्बा औरतन को हैं। यदि उन डिब्बन में कोई लपका चढ़ गयो तो तबीयत से खातेदारी है जाएगी। धक्का मुक्की करवे की भी कछु जरूरत ना है। पहले जगह दइयो, ईमानदारी से टिकट खरीदियो और ज्यादा होशियारी करने की जरूरत ना है, क्योंकि कैमरा लग रहे हैं और जो पकड़ो जाएगा वो जेल के जंगलात को हवा खाएगा। हेलो ऑस्ट्रेलिया अपनी सभी मेडिकल, डेंटल और लैब मैं करी मास्टर्स द बटर चिकन पैकेट इंडियन दुकान से लेके आया। ना मैं लहसुन, ना प्याज, ना अदरक, ना कोई मिर्च मसाला पाया। मैंने जब बनाकर अपनी पत्नी को खिलाया, उसने मुझे पति से पति देव बनाया और करी मास्टर्स के बारे में सारे शहर को बताया। जय हो करी मास्टर्स। श्रोताओं, ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश। तो गुप्ता जी, सुमित जी से और क्या पूछना है? ये आखिरी में रैप अप हो रहा है सुमित जी, आपको एक तो हमारी शैलजा जी ने पूछा है, डॉक्टर शैलजा जी ने, कि एनिमल फैट लिस्टिंग ऑफ द इंग्रेडिएंट्स इज कंफ्यूजिंग इफ इट इज बटर, मक्खन और लाड। देखिए, वही एक चीज है जो मैंने आपको भी कहा कि जैसे ऑस्ट्रेलिया में एक चीज नहीं है जो इंडिया में है, वो ग्रीन डॉट फॉर फूड आइटम्स। तो अगर हम ऐसा कोई सर्टिफिकेशन फ्यूचर में लाते हैं तो प्रॉब्ली दैट कैन हेल्प टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, बिकॉज वो ग्रीन डॉट उसी को मिलेगा या वो सिंबल उसी को मिलेगा जिसमें एनिमल फैट तो, बट ऐसा ना हो जिसमें किलिंग इन्वॉल्व हो, जैसे लाड और एनीथिंग एल्स। एक हमारी रीता जी ने एक कमेंट भेजा है, आई एम प्योर वेजिटेरियन, नो ओनियन एंड गार्लिक एज इन माई पेरेंट्स होम, गार्लिक एंड ओनियन नेवर एंटर एंड कंसिडर तामसिक भोजन, इन ए वे आई एम ट्राइंग टू ईट सात्विक भोजन। तो हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से सात्विक का कर रहा है। कुछ लोग शायद अब जैसे मैं मानता था कि भाई एनिमल किलिंग ना हो तो सब सात्विक है, लेकिन लगता है कि बात आगे बढ़ गई है। देखिए, तो सात्विक वही मैं कह रहा हूँ, सात्विक की डेफिनेशन डिफाइन करना आसान नहीं है। सात्विक इज अ वेरी ब्रॉड वर्ड। हमने सात्विक को डिफाइन इसलिए किया है कि इट्स अ इंक्लूसिव कॉन्सेप्ट, इट्स नॉट एन एक्सक्लूसिव कॉन्सेप्ट। इसमें तो हमने इसको बहुत सिंपल रखा है, क्योंकि जो आपने बात की है वो औषधिक और आयुर्वेदिक तौर पे आप सात्विक, तामसिक तत्वों की बातें कर रहे हैं। जी। लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअलिटी और वेजिटेरियन को लेके है। तो इसमें, और ये स्पिरिचुअलिटी और वेजिटेरियन किसी भी रिलीजन पे अप्लाई हो सकती है, किसी भी कम्युनिटी पे अप्लाई हो सकती है। इट डजंट, बिकॉज इट, जब तक फूड को ब्लेस नहीं किया गया, दैट फूड कैन बी यूज्ड बाय एनी कम्युनिटी, एनी पर्सन, इट कैन बी प्रोसेस, इट कैन बी सर्व्ड इन अनबायस्ड। इसको आप कह रहे हैं, इसको हम अनबायस्ड कह रहे हैं। हमारा सिर्फ और सिर्फ वही कॉन्सेप्ट है। आप आखिरी में हमारे श्रोताओं को क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहेंगे कि देखिए, आइए हमारा फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल लाइक करिए। हमारे दोबारा से बता दीजिए। हमारा फेसबुक पेज का जो फेसबुक है www.facebook.com/सात्विक SAATVIK सात्विक प्रसाद PRASAAD सात्विक प्रसाद। यही सात्विक प्रसाद की स्पेलिंग हमारे ट्विटर हैंडल पे है @सात्विक प्रसाद। आप प्लीज उसे लाइक और शेयर करिए। उस पर हम रेगुलर पोस्ट करते हैं जिससे लोगों को जानकारी मिलती रहे। अगर आप कुछ शेयर करना चाहते हैं वो भी अच्छा है, तो आप हमारे श्रोता बड़े जागरूक हैं, प्लीज पोस्ट करिए उन पे, प्लीज मैसेज करिए हमें फेसबुक पे। अगर आपकी हमें ऐसी कोई पोस्ट मिलती है जो हम शेयर कर सकते हैं, हम बिल्कुल करेंगे। धन्यवाद सुमित जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरा सौभाग्य है और मैं आपके रेडियो चैनल को बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूं कि आपने हमारी इसी छोटी संस्था को एक मौका दिया कि हम आपके श्रोताओं से जुड़े। बहुत धन्यवाद सुमित, और आशा करते हैं कि जो भी आप
कर रहे हैं आप उसमें सफल हों और शायद हम सब उससे जुड़ें और हमारा जो है एक सोचने में एक विचार में एक और बढ़ोतरी हो कि हम वाकई क्या खा रहे हैं क्या। बिल्कुल। तो श्रोताओं एक और खूबसूरत सा गीत सुन लेते हैं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। खाई है रे हमने कसम संग रहने की, आएगा रे उड़ के मेरा हंस परदेसी। खाई है रे हमने कसम संग रहने की, आएगा रे उड़ के मेरा हंस परदेसी। श्रोताओं हमारे इस सप्ताह का समय भी समाप्त होने जा रहा है। आज आपके साथ स्टूडियो में थे संजीव शर्मा, राज बत्रा, यतीन्द्र गुप्ता और गार्गी शर्मा। आशा करते हैं आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आया होगा और व्हाट्सएप पे हमें जरूर बताएं कि आपको कैसा लगा। श्रोताओं एक जाते जाते एक वार्ता छोड़ के जा रहा हूं कि हमारी सभ्यता कितनी एडवांस थी और हम कब से मिठाई खा रहे हैं। तो आइए जाते जाते वो सुनिए। इक्ष्वाकु वंश के भगवान राम घर वापस आए। हमने उनका स्वागत दीपोत्सव से किया, मिठाइयां भी खाई, एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। दिवाली का अर्लीस्ट रेफरेंस अर्थशास्त्र में है यक्षरात्रि के नाम से, पर हमने ये नहीं पूछा इक्ष्वाकु क्या है। इक्ष्वाकु, इक्षु, ई से ईख, शुगर केन, वो जिसने शुगर केन से जूस निकाला और शक्कर बनाई। जैन धर्म में जो उनके पहले तीर्थंकर हैं आदिनाथ, उनको ऋषभदेव के नाम से भी जाना जाता है, उनका दूसरा नाम भी इक्षु है और ये मान्यता है कि उन्होंने केन से जूस निकाला और उससे शक्कर बनाना सिखाया। संगम लिटरेचर में ईसा से 300 साल पहले अथियमन राजा थे, उनकी कोर्ट पोएट अवैयर ने कविताएं लिखी हैं जिसमें यह कहा है कि तुम्हारे एंसेस्टर्स ने शुगर केन लाया और उसका जूस निकालना सिखाया। इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी कहा जाता है कि एविडेंस मिला है शुगर केन की एग्जिस्टेंस का। हिंदुस्तान का शुगर केन के साथ, शुगर केन के जूस के साथ और शक्कर के साथ 2,500-3 हजार साल पुराना रिश्ता है। आप शुगर तब खा रहे थे जब पूरी दुनिया में शुगर नहीं थी। अरबिक कंट्रीज के मुकाबले में 1000 साल पहले, यूरोप के मुकाबले में मिनिमम 1500 साल पहले। आज की कहानी इसी पर आधारित है। मिले।
आगे चलने से पहले यह जानना जरूरी है कि शक्कर शब्द आया कहां से। संस्कृत में हम शर्करा बोलते थे। शर्करा शब्द को जब अरबिक कंट्रीज के साथ इंटरैक्शन शुरू हुआ, उन्होंने अल शक्कर बोला। अल शक्कर से अल सुकर हुआ, फिर असुकर हुआ, और स्पेन में जहां मुस्लिम राज था उन्होंने उसको एजुकर बोला। ओल्ड फ्रेंच में सुकरी बोला, इटली में जुकेरो बोला, जर्मनी में जुकर बोला, और इंग्लैंड में शुगर बोला। अब ये सारा प्रोसेस पोर्चुगीज का, अंग्रेजों का, इटालियंस का, डच का हिंदुस्तान में आने से बहुत पहले हो चुका था। उधर पोर्चुगीज ने शर्करा शब्द को एज इट इज उठाया और उन्होंने उसको जैगरा बोला। जैगरा से अंग्रेजी में जैगरी बना, और जापानी और सर्बो क्रोएशियन भाषाओं में भी आपको शुगर के लिए जैगरी शब्द मिलेगा। क्यों? क्योंकि पोर्चुगीज वहां पे भी थे। उधर ग्रीक्स हमारे साथ डायरेक्टली इंटरैक्ट करते थे 2000 साल से भी पहले। तो 56 एडी में डिस्कॉर्डस ने रिकॉर्ड किया है कि शक्कर वर्ड को एज इट इज उठाया गया और ग्रीक्स ने उसे सैकरॉन बोला। लैटिन भाषा में सैकरम शब्द आया और वहां से आज हम सैकरीन के नाम से उसको जानते हैं। हम खंडकाह बोलते थे, जो लंप ऑफ शुगर था उसको खंडकाह बोलते थे, उससे खंड बना। पर्शियंस ने उसे कंद बोला, अरेबिक्स ने उसे कंदी बोला, और अंग्रेजों ने कैंडी बोला। और ये सारा प्रोसेस हजारों सालों में हुआ है। आज हम सिर्फ मीठे की बात करेंगे। दिवाली का हफ्ता चल रहा है और मीठे का हमारा लिविंग ट्रेडिशन है। तो आज से 2500 साल पहले जब ऋग्वेद लिखा गया होगा, तब हम क्या मीठा खाते थे? दूध, दही, घी,